आई लिव आई लिव इन मॉडल टाउन। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर हम लिव ही यूज करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम लिविंग इन मॉडल टाउन। अपन जनरली कैसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो अपन यही बोलते हैं ना, आई लिव इन मॉडल टाउन। अब अपन ऐसे थोड़ी पूछते हैं कि वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हो। मॉडल टाउन में रह रहा हूँ। जनरली कैसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं मॉडल आई लिव इन मॉडल टाउन। तो यहाँ पे लिव ही आएगा, लिव ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जनरली अपन ऐसे ही बोलते हैं। सेकंड वाला, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज मूव्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थ क्योंकि सिंगुलर है तो हम एस या ई एस। इफ यू वर्क हार्ड, स्टिल नहीं आएगा। तो देखो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर लगता है, सिंपल फ्यूचर। अब अगर अपन कभी भी ऐसे बोलेंगे कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो हम ऐसे ही बोलेंगे इसको, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तुम अगर हार्ड वर्क करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ वर्क आएगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। एक कंडीशनल सेंटेंसेस है ये। कंडीशनल सेंटेंसेस तुम्हें पांचों छह जितने भी होते हैं वो सारे मैं तुमको पढ़ाऊंगी। ये कर लेते हैं एक बार, फिर एक दिन कंडीशनल का टॉपिक लेके सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ हमेशा कैसे बनते हैं ये, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, ये कंडीशन। आई डू नॉट सी द ताज, इसमें डू नॉट सी नहीं आएगा, इसको काट दो। लिख सकते हैं आई डिड नॉट सी द ताज यट, या फिर आई हैव नॉट, मैंने अभी तक ताज नहीं देखा है। आई हैव नॉट आएगा, डिड नॉट सी नहीं आएगा, क्योंकि अपन ऐसे बोलते हैं कि मैंने ताज अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो आई हैवंट सीन द ताज यट। मैं दे सॉ मूवी, यहाँ पे सॉ ही आएगा। यहाँ पे हैड सीन इसलिए नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि हैड सीन अपन जनरली किसके साथ लगाते हैं, जैसे एक काम पूरा हो चुका है और दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि द ट्रेन हैज लेफ्ट, सॉरी द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन मतलब जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, तो अपन ने कल पढ़ा था नहीं इसमें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब हैड का हम कहाँ यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। हैड किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम ज्यादातर सिंपल पास्ट, ये दोनों एक साथ आते हैं, मतलब हैड परफेक्ट अपन इसीलिए लगाते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो उसके साथ अपन ज्यादातर लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपना सिंपल पास्ट लगाना है अपन को। दे सॉ मूवी यस्टरडे, वो लगाएंगे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, बिफोर वी रीच द स्टेशन। मतलब एक काम खत्म हो चुका था, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो, मतलब ट्रेन जा चुकी थी, हम वहां आए उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, दूसरा काम चालू होने से पहले पहले वाला काम खत्म हो चुका था। ऐसे केसेस में हम हैड का मोस्टली यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सॉ ही लगाएंगे। महात्मा गांधी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, स्पीक्स आएगा यहाँ पे, स्पोक नहीं आएगा। महात्मा गांधी मतलब ये एक तरह की कोटेशन हो गई, एक तरह का कथन हो गया। कोटेशन और प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब मुहावरे, कोटेशन मतलब कथन। तो कोई भी कथन है तो उसके लिए हम स्पीक्स सिंपल प्रेजेंट में आते हैं सारे। प्रोवर्ब्स, कथन, कोटेशन, ये सब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, तो हम यहाँ पे स्पीक्स लगाएंगे। महात्मा गांधी ऑलवेज, आई पास्ड, इसमें भी हैड नहीं लगाया जाएगा। आई पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम इन 2012, सिर्फ पास्ड अपन बोलते हैं तो भी ऐसे ही बोलते हैं कि आई पास्ड, हैड नहीं लगेगा। हैड बता दिया ना, हैड जब लगाना, जब एक काम पूरा हो चुका है और दूसरा काम जैसे स्टार्ट होने को है, इस नॉर्मल पास्ट क्या आएगा, मतलब जनरली वो उसी के साथ यूज होता है हैड। इसमें आएगा आई रीड इन 8th क्लास। वैसे तो स्टडी का यूज किया जाता है, रीड का यूज नहीं किया जाता। और मूवी के लिए अपन वॉच का यूज करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं ना मूवी के लिए अपन
कह देते हैं कि आई सॉ, मतलब ऐसे कैजुअली बोल देते हैं, बट वॉच का यूज करते हैं जब अपन कोई भी चलती फिरती चीजों को देख रहे हैं ना, तो उसके लिए वॉच का यूज किया जाता है। तो आई वॉच मूवी, इसके लिए हम वॉच का यूज, यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ हम सॉ ही लिखेंगे ऑब्वियसली। तो आई रीड इन 8th क्लास, यहाँ रीड आएगा। जेम्स वॉट, ये वॉट की स्पेलिंग WATT, ये तो नहीं है, WHAT तो नहीं है ना, WATT हो सकता है इसके अंदर। जेम्स वॉट, तो जेम्स वॉट इन्वेंटेड, इन्वेंटेड आएगा। जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन, ठीक है। इसको साइंटिफिक, साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है ये, तो इसने इन्वेंट किया था, लिख सकते हैं कि जेम्स वॉट इन्वेंट्स द स्टीम इंजन, कि वो स्टीम इंजन को इन्वेंट करते हैं, तो इसमें इन्वेंटेड ही आएगा। वैसे जैसे जो वाटर है वो हाइड्रोजन और हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इसमें तो सिंपल प्रेजेंट हम यूज कर सकते हैं कि वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। वो हो गया साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर आ गया। ये इन्वेंशन जब आया ना, तो क्योंकि जी की बुक्स में भी ऐसे लिखा था, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। जहां भी मैंने पढ़ा, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, ही डिस्कवर्ड इंडिया बाय सी रूट, तो ईडी मतलब सेकंड फॉर्म ही आता है जहां तक भी पढ़ा है इंग्लिश की बुक्स में, तो यहाँ सेकंड फॉर्म ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें ये सही है, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड एट होम। इसको ध्यान रखना, इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। ये देखो, हैड स्टॉप्ड और यहाँ सिंपल, एक काम खत्म हो चुका है, रेन स्टॉप हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी जब हम घर पहुंचे। दूसरे काम के स्टार्ट होने से पहले ये काम खत्म हो चुका है। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड एट होम, तो हैड का यूज्ड पास्ट परफेक्ट का यूज सिंपल पास्ट के साथ में, इस तरह के केसेस में ही पास्ट परफेक्ट लगाना, नहीं तो नॉर्मल सिंपल पास्ट लगाना। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। शी डैश अ बुक सिंस, इसमें हैज बीन ही आएगा। शी हैज बीन रीडिंग अ, वो सुबह से बुक पढ़ रही है, ऐसे ही बोलेंगे अपन इसको, हैज बीन ही आएगा। एज सून एज, इसमें कुछ तो मिस्टेक लग रही है, तो बड़े तुम कंफर्म करके आना कि यहाँ ये ब्लैंक है या नहीं है। एज सून एज द थीफ सॉ, क्योंकि यहाँ तो कुछ आ नहीं सकता, द थीफ सॉ दिस ही रन अवे, द रैन आएगा। रन होती है फर्स्ट फॉर्म, रन, रैन, रैन, रन, रैन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? रन, रैन और रैन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। भी एक वो भी तो क्या बोल रहे हो तुम? वर्क फॉर्म ऑफ, RAN ही होती है ना। हाँ, RAN ही होती है, लेकिन जैसे उसमें था ना कि कम, केम की ऐसे होती है ना, एक और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, रीड के अंदर रीड। रन, हाँ, रीड में तो रीड, रेड, रेड, ये देखो, रन, रैन, यही होती है इसकी भी, रन होती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि कम में भी ऐसे होता है, कम, केम, कम, तो रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस मतलब हो गया सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, और अपनी फर्स्ट फॉर्म तो वही है, रन ही है। कम में भी ऐसे होता है, कम, केम, कम, इनकी ध्यान रखना। वो कम की कहाँ है, केम, और फिर वापस कम आ जाता है। ये तो रन में भी ऐसे है, रन, क्या कह रहे हो अभिमन्यु? इस सेंटेंस में ना हैड रन क्यों नहीं यूज किया? एक मिनट रुको, एज सून एज, हाँ, इसके अंदर हेड रन का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया ना सिंपल पास्ट, साथ हेड रन ही आएगा। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, मतलब जैसे ही थीफ ने, चोर ने पुलिस को देखा, ही हैड
he had run away, मतलब वो भाग गया, जैसे ही उसने देखा वो भाग गया, मतलब यहाँ पे उसने देखा और वो भाग गया, he had run away। हाँ, यहाँ पे had run लिख लेना, had run away आ जाता है ना, सिंपल पास्ट had run का यूज करेंगे। he ran away, he saw the had run लिख लो, ठीक है। मुकेश डैश टू बेड एट 9, goes मुकेश गोज, हाँ, मुकेश गोज टू बेड एट 9, मुकेश मतलब 9 बजे सो जाता है, मुकेश 9 बजे सो जाता है, तो मुकेश गोज टू बेड एट 9 PM। नेक्स्ट, दिव्या हैड सो लर्न, जाता हाँ, है, सो जाता है या फिर सोता है। सोता है, वो 9 बजे सो जाता है, ये बोला जाएगा इसमें, 9 बजे सो जाता है, मुकेश गोज टू बेड एट 9 PM, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुकेश वेंट टू बेड एट 9 PM, गो, वेंट और गोन। से वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है, उसके अंदर था ना, ये यूज किया जाता है, उता है ती है, हाँ तो प्रेजेंट, सोता है। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है का यूज होता है, तो वो सोता है, मुकेश 9 बजे सो जाता है, जाता है, ता है तो आ रहा है, मुकेश 9 बजे सो जाता है, तो मुकेश गोज टू बेड एट 9 PM, इसमें वेंट का यूज नहीं करेंगे अपन, अपन ऐसे ही बोलते हैं, बुक्स में लिखा रहता है इसी तरह से आता है, मुकेश गोज टू बेड एट 9 PM, वह सो जाता है 9 बजे। हैबिट है ये। हाँ, वो उसकी हैबिचुअल में आ गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया वो एक तरह से। दिव्या हैड लर्न इंग्लिश, अब वापस यहाँ हैड आ गया, तो उसने इंग्लिश सीख ली थी, बिफोर शी वेंट, तू कहने तो यहाँ पे हैड के साथ में अपन को ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट यूज करना है बस, हैड आ जाए, हैड मतलब पास्ट पार्टिसिपल के साथ में सिंपल पास्ट। दिव्या हैड लर्न इंग्लिश, तो वो इंग्लिश सीख चुकी थी, ये काम हो चुका था, ये वाला काम आरंभ होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ये काम हो चुका था, वो इंग्लिश सीख चुकी थी, कनाडा जाने से पहले, मतलब कनाडा जाने का जो काम था वो शुरू हुआ, उससे पहले इंग्लिश तो उसने सीख ली, उसके बाद वो कनाडा, तो बिफोर शी वेंट टू कनाडा। वी द बेल डैश when I was shaving, तो द बेल rang when I was shaving, इसमें तो rang यूज कर सकते हैं नॉर्मल, द बेल rang when I was shaving, जब मैं शेविंग कर रहा था तो बेल बजी, कंडीशनल में ही आएगा, ये कंडीशनल पढ़ाऊंगी ना उसी में आ जाएगा ये, द बेल, ये सारे याद दिलाना जो भी कंडीशनल वाले ना, यहाँ से करूंगी जब कंडीशनल समझाऊंगी तब। द बेल रैंग व्हेन आई वाज, मैं शेविंग कर रहा था तो बेल बजी, तो यहाँ रैंग ही अपन यूज कर सकते हैं, RUNG। RANG, रिंग, रैंग, रंग, तो यहाँ से दिखा भी देती हूँ, सेकंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, RANG, और थर्ड फॉर्म होती है RUN, रिंग होती है फर्स्ट, रैंग ए आ जाता है, और रंग होती है थर्ड, ये देखो V1, फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग, सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, और थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, हाँ, बेल रैंग व्हेन आई RANG, रैंग, ठीक है, आगे चलते हैं। माई सन डैश 9 नेक्स्ट जनवरी, मतलब मेरा बेटा 9 का हो जाएगा, माई सन विल बी बी 9, बोलते तो ऐसे, माई सन विल बी 9 नेक्स्ट जनवरी,
will my son will be 9 next January. नेक्स्ट जनवरी में वो 9 साल का हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विल बी के साथ तो आईएनजी भी लगता है ना। विल बी के साथ में, लेकिन बोलने में कई बार होता भी ऐसे बोल, जैसे आई वॉज asleep, तो अपन कह रहे कि वॉज के साथ तो आईएनजी लगता है, लेकिन काफी बार ऐसे बोला जाता है जिसमें नहीं लगता है। वो पैसिव में लिखा होता है सेंटेंस। वो इंग्लिश पैसिव। कम्युनिकेशन में आ जाता है। आई विल बी लेट, आईएनजी नहीं आया, कि आई विल बी लेट टुडे, मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी, वो हो आ जाता है। मतलब टेंसेस भी पढ़ने जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी मतलब इंग्लिश के अंदर काफी चीजें होती हैं जो मतलब सारी चीजें कंप्लीटली तो टेंसेस पे बेस्ड तो नहीं कह सकते अपन, कुछ इस तरह से भी होती है। स्लीप, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जो टेंसेस मतलब देख कर नहीं बने, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, क्या बोल रहे हो? इज नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी तो एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है। इसको इज कह सकते। जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सकते हैं। हाँ, इज ही लिखा जाएगा यहाँ पे, वॉज तो नहीं। जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैसे लगाते हैं कई बुक्स में, लेकिन इज यहाँ पे इज ही आएगा, ज्यादातर इज अपन यूज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज। फिर आई डैश महेश भट्ट यस्टरडे, आई मैट, मीट मतलब होता है मिलना, मीट की फॉर्म होती है मीट, मैट, मैट, एम ई MET, एक ई हो जाता है। मीट मैट के अंदर होता है एक ई। मीट की फॉर्म्स भी लिख लो यहाँ से, मीट, मैट, मैट। तो हम पढ़ते हैं मीट, मीट मतलब मिलना, इनका सबका मतलब मिलना, तो हम पढ़ते हैं मीट, ये होता है मैट, ये होता है मैट। यहाँ पे अपना आ जाएगा आई मैट महेश भट्ट यस्टरडे, मैं महेश भट्ट जो आलिया भट्ट के पिताजी हैं उनसे मैं मिला यस्टरडे, कल। सेकंड वाला करते हैं पेज पर। गीता डैश ऑलरेडी द फूड, गीता ऑलरेडी, यहाँ डैश नहीं आना चाहिए, गीता ऑलरेडी कुक्ड द फूड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। कुक होगा मतलब कुक मतलब पकाना किसी, बेक मीन्स बनाना, कुक मीन्स उसको पकाना। तो गीता ऑलरेडी कुक्ड द फूड, गीता ऑलरेडी मतलब गीता पहले से ही जो फूड था उसको कुक कर चुकी थी, पका चुकी थी। नेक्स्ट है रेन डैश फ्रॉम द क्लाउड्स, रेन फेल, फॉल, फेल और फॉलन की फॉर्म्स होती हैं, फॉल, फेल और फॉलन, डबल एल, FALLE। तो फॉल हो गई फर्स्ट फॉर्म, फेल हो गई सेकंड फॉर्म, फॉलन हो गई थर्ड फॉर्म। फॉल, फेल, फॉलन, इनको हम रीड ऐसे करते हैं, ठीक है। तो फेल सबका मतलब गिरना ही होता है,
बस अलग अलग फॉर्म्स यूज की जाती हैं अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो रेन फेल फ्रॉम द क्लाउड्स, या फिर हम इसमें फेल का यूज ना करते हुए, क्योंकि ये भी वही है कि रेन क्या है, क्लाउड से गिरती है, तो रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, तो इधर फॉल्स का यूज करना, हम फेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से उसी में आ जाता है। सिंपल प्रेजेंट में अपन ने पढ़े थे ना, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था बताओ अभी मुझे सिंपल प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल, ये किस में आएगा, ये अपना साइंटिफिक स्पिरिचुअल इनहेरेंट, यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल में ही आ जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, तो यहाँ फॉल्स ही लिखना, फेल नहीं आएगा। मोहन जनरली डैश वाइट शर्ट, बट टुडे ही डैश, जनरली तो वियर, और ये क्या लिखा है इसके आगे, वियर ही है, वियर ही लिखा है। मोहन जनरली वियर्स के अंदर तो ये हैबिट हो गई उसकी, हैबिचुअल एक्शन में आ गया है फर्स्ट वाला, तो कि वो जनरली, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट लगेगा। क्या कह रहे हो, दोनों में वियर नहीं है। दूसरा भी पढ़ते हैं पहले इसका, इसमें तो वियर्स आएगा 100%। मोहन जनरली वियर्स वाइट शर्ट, मोहन जनरली व्हाइट शर्ट पहनता है, बट टुडे, लेकिन आज उसने येलो शर्ट पहनी, बट टुडे ही ही वोर अ येलो शर्ट, इसमें वोर आ सकता है, WORE, वियर की फॉर्म होती है वियर वोर वॉर्न, वियर वोर और वोर, यहाँ से भी लिख लो, वियर का मतलब होता है पहनना, वोर होता है WORE, वोर और वॉर्न, वियर वोर वॉर्न, मतलब पहनना होता है, तीनों का मतलब ही। तो इसमें वोर आना चाहिए, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी सौरभ, अभिमन्यु, ये भी कंडीशनल के अंडर ही आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में ही आएगा ये भी। मोहन जनरली वियर्स वाइट शर्ट, यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, बट टुडे ही वोर अ येलो, लेकिन आज उसने येलो पहना। यस मैम। कंडीशनल में तुमको कल ही पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी कंडीशनल। ठीक है, लास्ट ईयर आई डैश द ताज, लास्ट ईयर आई विजिटेड द ताज, मैंने ताज देखा, लास्ट ईयर आई विजिटेड, हाँ yesterday, yesterday ago, last हाँ, year, yesterday, लास्ट ईयर, अगो, तो हम सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। ये तो हो गया, और कुछ है इसके अलावा, no मैम। ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो इसमें दो चीज मैं बता देती हूँ एक बार, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब केमिकल और फिजिकल, इसका मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर केमिकल इफेक्ट्स और फिजिकल इफेक्ट भी समझाऊंगी, क्योंकि केमिकल इफेक्ट तो ये समझाए रखे हैं बुक के अंदर अपन को पूरे इलेक्ट्रिक करंट के। फिजिकल क्या होती है, किसी का भी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से, या फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इन दोनों के बारे में बता देती हूँ। फिजिकल चेंज क्या होता है अभिमन्यु, जैसे कि एक पेपर है, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा है, एक पीस ऑफ पेपर है, पेपर का एक पीस ले लिया अपन ने, टुकड़ा ले लिया, और उस टुकड़े को मैंने काट दिया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ तोड़ के फेंक दिया, तब भी वो कागज ही रहा, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब वो केमिकल चेंज के अंडर नहीं आता, तो फिजिकल चेंज में आता है। फिजिकल चेंज मतलब वो चीज वो की वही है, मतलब उसको मैंने तोड़ दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, कुछ भी चेंज कर दिया, बट वो चीज कागज ही है। केमिकल चेंज होता है जब नया प्रोडक्ट बन जाता है, तब होता है केमिकल चेंज। जैसे लोहा है, तो लोहे में जो जंग लग जाती है ना, तो उसको वो केमिकल चेंज के अंडर आता है, उसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि लोहे को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जंग में कन्वर्ट कर दिया। या फिर जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को अपन जलाते हैं, बर्न करते हैं, उसको बर्न करने के बाद वो ऐश ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब राख, राख। मिल्क, मिल्क कर्ड में बदल जाता है, मिल्क।
मिल्क कर्ड में बदल जाता है, हाँ वो भी केमिकल चेंज के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। जो ओरिजिनल है वो तो मतलब गायब हो गया एक तरह से, उसके अलावा या फिर वो भी रहे, लेकिन कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। कुछ भी नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो केमिकल चेंज होते हैं, वो इस तरह के जितने भी चेंज होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस के अंदर जो पेपर है उसको मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया, वो फिजिकल चेंज हुआ। ग्लास है, मैंने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, फिजिकल चेंज है। क्या कह रहे हो? वाटर को है ना फ्रीज किया, फ्रीज से फिर वापस वाटर हो जाता है। हाँ हाँ, तो वो एक तरह से फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि वाटर आइस में बन गया लेकिन है तो वाटर ही ना, आइस फॉर्म में है लेकिन है तो वाटर ही, तो वो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल नहीं है। कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बना है वाटर से। आइस कोई नई प्रोडक्ट थोड़ी है, आइस एक तरह से वाटर ही है वो भी, बट वो उसकी स्टेट, जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो अलग है, वो सॉलिड में हो गई, वो लिक्विड में था वाटर, और वेपर में हो जाता तो गैस में हो जाता, तो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल चेंजेस के अंदर कोई नया प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक तो हीटिंग होती है, मतलब हीट अप कर सकते हैं अपन। ठीक है, और केमिकल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उन सब के बारे में है सारे केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के, तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और भी ये दो ही होंगे इस चैप्टर में, तो और भी होंगे तो और देख लेंगे नीचे, तो वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। और जो टेस्टर था ना अपना, टेस्टर के अंदर ये दो, इन दोनों वायर का ही मतलब वो करना था, डिप करना था, इस टेस्टर का यूज नहीं करना, वो अपन अपना टेस्टर बनाते थे, तो उसमें लिखा था ना टू टू एंड्स, टू फ्री एंड्स, टू फ्री एंड मतलब एक तो ये वाला, इस टेस्टर को तो हटा दो, एक तो ये वायर और एक ये वायर, इनके लिए कह रहे थे टू फ्री एंड्स। यहाँ अपन ने पढ़ा था एक्टिव, उसका मतलब यही समझना है। ठीक है, टू फ्री एंड्स मतलब इनके लिए बोला जा रहा है, इनके लिए, ना कि टेस्टर के लिए। ये अपना टेस्टर अपन ने बनाया है, अपन टेस्ट करेंगे इससे कि मतलब इसके ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, इस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये दोनों, ये अपना टेस्टर है, ये जो दोनों है इनके लिए यूज, जो अपन नॉर्मल घर में जो टेस्टर यूज करते हैं ना ये वाला, इसके लिए नहीं बोला, वो इन दो वायर्स के लिए बोला गया टेस्टर। आगे बढ़ते हैं, तक कर लिया था अपन, पूरा इधर कर लिया था, के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। देखो इसमें लेमन जूस में करंट कंडक्ट करेगा, मतलब गुड कंडक्टर है, करंट फ्लो करेगा। विनेगर में भी करंट फ्लो करेगा। टैप वाटर नल का जो पानी होता है उसमें भी करंट फ्लो करता है। वेजिटेबल ऑयल में करंट फ्लो नहीं करेगा। मिल्क के अंदर करंट फ्लो करेगा क्योंकि मिल्क में भी वाटर होता है। हनी, हनी के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, तो हनी में भी नहीं करंट फ्लो, शहद में से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आज अपन को यहाँ से पढ़ना है। हाँ, ये अपन ने पढ़ लिया था कि जो एयर होती है, एयर क्या है, कुछ कंडीशंस में, जैसे जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, तो उस टाइम एयर क्या हो जाती है, एक तरह से गुड कंडक्टर हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाती है ना एयर, इसी वजह से तो बिजली से मर जाते हैं लोग। अगर एयर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाती तो लोग मरते थोड़ी, लाइटनिंग होती तो कोई मरता ही नहीं कोई। लेकिन जो एयर है वो इलेक्ट्रिक करंट को खुद में से पास करवा देती है। वैसे तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पास होने देती अपने में से। बट कुछ कंडीशंस में, जैसे लाइट टाइम में वो कंडक्टर बन जाती है, वो करंट को फ्लो करवाती है, करंट को अब अपने अंदर से फ्लो होने देती है। तो भोजू पूछ रहे क्या, रबर को, बोलो। रबर को रबर को, रबर भी पुअर कंडक्टर में आता है, रबर प्लास्टिक पुअर कंडक्टर में आ जाते हैं। वुड, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो बिल्कुल ही है ना पास नहीं होने देते हैं। हाँ यस, इंसुलेटर हम उनको बोलते हैं जो बिल्कुल ही करंट को पास नहीं होने। तो रबर भी वो पुअर कंडक्टर, वो पास होता है कंडीशंस पे। वो अभी तो अभिमन्यु, इसलिए तो इन्होंने ऐसे कर दिया कि अब ये लोग ऐसे नहीं बोलते कि कंडक्टर और इंसुलेटर,
अब ऐसे कर दिया कि क्योंकि जो इंसुलेटर जिसके अंदर हम इंसुलेटर को डाल रहे हैं, इंसुलेटर के अंदर जिन जिन चीजों को डाल रहे हैं, सपोज हम एयर को इंसुलेटर में डाल देते हैं, लेकिन इस लाइटनिंग के कंडीशन में तो एयर करंट को फ्लो करवा रही है, तो फिर तो आपने गलत डाल दिया, इंसुलेटर में कैसे डाल दिया, क्वेश्चन उठ जाएगा ना। तो इसलिए इन्होंने कैटेगराइज ही ऐसे कर दिया, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, ये बोल दिया साफ साफ कि क्या पता जो और मटेरियल है वो किसी कंडीशन में क्या पता वो भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा, ठीक है, कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जिनका अपन को नहीं पता इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं ऐसी कंडीशन में, कोई हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर या कोई भी अलग सी कंडीशन आ जाए, ह्यूमिडिटी या कुछ भी, उस टाइम वो लोग कंडक्ट करवा दें। तो इसी वजह से इनको ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया। इंसुलेटर का मतलब तो होता है कि वो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, आगे पढ़े। तो ये पढ़ लिया था अपन ने, इसीलिए अपन ने इसलिए बोला ना, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल, ज्यादातर मटेरियल क्या है, कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं अपने अंदर से, सर्टेन कोई निश्चित के अंदर। तो दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज का मतलब इसीलिए, इट इज प्रेफरेबल, कि ये प्रेफर किया जाता है, इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल, क्लासिफाई करना मतलब विभाजित करना, डिवाइड करना। तो क्लासिफाई, प्रेफरेबल मीनिंग, प्रेफरेबल मतलब जैसे अपन कहते हैं कि आई विल प्रेफर टी और आई विल प्रेफर कॉफी, है ना, मैं कॉफी प्रेफर करूंगा, तो इसमें भी यही बोला कि ये प्रेफर इसलिए प्रेफर किया जा, दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर मटेरियल को प्रेफरेबल मतलब इसको वो दी जाती, यहाँ से भी देख, बेहतर, मतलब इसको बेहतर माना जाता है कि हम इसको ऐसे क्लासिफाई करें, इस तरह से डिवाइड कर लें, बेटर और मोर सुटेबल, कि मतलब कंडक्टर्स को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर इस तरह से क्लासिफाई करना ज्यादा सुटेबल रहेगा, मोर सुटेबल रहेगा, बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा। प्रेफरेबल मतलब मोर सुटेबल, कि मुझे कॉफी ज्यादा, तो अपन बेटर रहेगा कि अपन जो मटेरियल है उनको क्लासिफाई करें, क्लासिफाई करना अलग अलग उसमें विभाजित करना, क्लासिफाई करना मतलब होता है विभाजित करना, तो उनको कैसे क्लासिफाई करें, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऐसे क्लासिफाई करें, ना कि इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड मतलब के बजाय क्लासिफाइंग एज कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर इस तरह से क्लासिफाई करने की बजाय हमें मटेरियल्स को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो कंडक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल देंगे तो क्वेश्चन उठ जाएगा कि आपने बोला था कि ये इंसुलेटर है लेकिन इससे तो मुझे करंट लग गया, तो इस तो अच्छा होगा कि हम गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर बोले। We have tested the conduction of electricity through tap water. तो टैप वाटर के थ्रू अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन टेस्ट कर लिया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कंडक्ट करना मतलब एक तरह से फ्लो करना, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है टैप वाटर में, नल के पानी में। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है मतलब अपने टैप वाटर में तो क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर करेगा कि नहीं करेगा, डिस्टिल का मतलब हो जाता है टू मेक अ लिक्विड प्योर by heating it until it becomes a gas and then collecting the liquid that forms when the gas cools। डिस्टिल मतलब प्योर जो पानी होता है उसके लिए डिस्टिल का यूज किया जाता है। जैसे उसको पहले गर्म करो, गर्म करने के बाद जो भाप होते हैं ना, उन भाप को ठंडा करो, द्रव को शुद्ध, इवेपोरेट, हाँ उसको पहले तो इवेपोरेट करो और फिर कलेक्ट कर लो, मतलब उसको वापस लिक्विड बना लो। द्रव को शुद्ध करने के लिए उसे भाप बनाना और फिर ठंडा करके पुनः द्रव बनाना, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, तो लिक्विड को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए उसे भाप बनाना, वेपर्स में उसको कन्वर्ट कर दो, ठंडा करके उन वेपर्स को वापस से लिक्विड बनाओ। वाटर को मैम
मिनरल्स का वाटर भी बनाया जा सकता है ना, वो टैप वाटर उसको हीट करके फिर उसको है ना वापस से है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे है ना उसे रख देंगे, फिर वो कूल हो जाए तो फिर हाँ हाँ वो हाँ, उसको भी बना सकते हैं। अपन प्योर करते हैं ना पानी को भी, अपन प्योर करके पीने के लिए भी तो अपन इन्होंने ये किया है, टैप वाटर को डिस्टिल किया है। हाँ, टैप वाटर से बना सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अपन को गर्म कर लो और फिर उसको वो वापस से वेपर्स को वापस से ठंडा कर लो, तो प्योर बन जाता है। तो जो अपना जो रेन वाटर होता है ना, रेन का जो पानी होता है बारिश का, उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है रेन। अपना बारिश का पानी होता है वो सबसे प्योर होता है, लेकिन वो अभी जैसे ये पॉल्यूशन पॉल्यूशन होती है, इस वजह से वो वाटर पॉल्यूटेड होता है, इसलिए उसको नहीं पीना चाहिए। नहीं तो अगर वैसे पॉल्यूशन ना हो ना, तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पानी की सबसे प्योर फॉर्म होती है रेन वाटर, बट वो पॉल्यूशन के साथ मिक्स होके वो गंदा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि शुरू की जो बारिश होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए। तो शुरू की बारिश में सारी पॉल्यूशन वॉल्यूशन मिक्स होती है, तो 2-3 बार हो जाए फिर नहा सकते हैं। तब भी उसको प्योर तो नहीं कह सकते, क्योंकि पॉल्यूशन तो हर रोज पता है ना कितनी पॉल्यूशन। प्योर कैसे होता है? सी वाटर से वही तो इवेपोरेट। एवोपरेट होके जा रहे हैं, तभी तो प्योर बन जाता है। यहाँ पे ये तो लिखा है लिक्विड को प्योर कैसे करें, उसको हीट करके वापस उसको वो कर लिया, तो वो भी वही प्रोसेस होती है। रेन में भी तो यही प्रोसेस होती है रेन वाटर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब होता है टू मेक अ लिक्विड प्योर बाय हीटिंग इट अंटिल इट बिकम्स अ गैस। जब तक हीट कर फिर वापस उसको कलेक्ट कर लो और उस लिक्विड। तो हम डिस्टिल्ड वाटर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसमें से या नहीं करती है। 40 टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। 2 टीस्पूनफुल डिस्टिल्ड वाटर मतलब ले लो, किसी ग्लास में किसी में भी ले लो ना। क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। कैप में बॉटल की जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है बॉटल का, उसके रबर कैप, रबर का ही आता है ना अपनी बॉटल के ऊपर का कैप। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है पेप्सी की, इनकी, मिरिंडा की, तो उसमें क्या करना है, पानी लेना है डिस्टिल्ड वाटर। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। आप अपने साइंस में से जाके ले सकते हो, टीचर से मांग सकते हो कि थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर दे दो। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम अ और अ डॉक्टर, और मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हो, डॉक्टर से ले सकते हो, नर्स से ले सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा वहां पे। यूज द टेस्ट इसमें अब ये वाला अपने वाला टेस्ट नहीं लगाना है जो पेज का। हाँ डिस्टिल वाटर बनाया नहीं जा सकता। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन कैसे करोगे बताओ। जो वेपर्स उड़ जाएंगे सारे, फिर उनको कैसे कलेक्ट करोगे, ऊपर वो ढक्कन लगा के। यस मैम। लेकिन उसमें ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, फिर वो पूरी एक तरह से गैस नहीं बनती ना, इसमें जैसे पूरे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वेपर को ठंडा किया जाता है, फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे के पूरे एक साथ होते हैं वो। ऐसे बना तो सकते हैं वैसे। हाँ, वैसे तो बना तो सकते हैं ऐसा थोड़ा बहुत, ठीक है। पानी को गर्म कर लो और ऊपर वो लगा दो, प्लेट लगा दो, वेपर्स उससे टकरा टकरा कर वापस वो हो जाते हैं ना, ठंडे हो गर्म कन्वर्ट। क्योंकि जब अपन गर्म करते हैं तो उसको ठंडा होने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। पेपर्स को इसने बोला है कि कूल करके फिर जो पानी होता है, कैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे भी ना चल जाएगा। यूज द, लेकिन एकदम नहीं कह सकते कि डिस्टिल्ड वाटर बन गया है पूरी तरीके। हाँ, लेकिन कुछ परसेंट तक बन जाना चाहिए। तो यूज द टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और फिर जो अपना ये टेस्टर था, टेस्टर मतलब ये जो 2 वायर डिप करने हैं, ये है अपने टेस्ट। ये जो 2 वायर हैं ये डिप करेंगे उसके अंदर, वो वाला टेस्टर नहीं डिप करेंगे जो अपने घर में टेस्टर होता है। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो टेस्टर के दोनों
जो एंड्स हैं, फ्री एंड्स हैं, उनको डिप कर दो। व्हाट डू यू फाइंड? डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आपको क्या पता चला? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नाउ डिसॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो उसमें कॉमन सॉल्ट डाल दो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर वो फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयन, ताकि वो घूमे, जब घूमते हैं उन्हीं की वजह से करंट पैदा होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर प्योर पानी होता है। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल्ड वाटर है प्योर पानी, तो उसके अंदर में भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करेगा ना, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयन है। मतलब आयंस क्या होते हैं? जो एटम होता है ना, जिस एटम के ऊपर कोई प्लस या माइनस का चार्ज होता है, जैसे कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसको इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिए, तो वो आयन बन जाता है। तो वो आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे आयन के बारे में। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समझ लोगे, तो किसी के भी अंदर से करंट कब पास होगा? जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस होंगे, तभी उसमें से करंट पास हो सकता है। तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन से है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पैदा ही वो लोग मूव करते हैं ना, वो इतनी मतलब इतनी तेजी से वो घूमते हैं, इतनी तेजी से वो मूव करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट मतलब बन जाते हैं। फिर वो प्लास्टिक रबर इनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री मूव नहीं नहीं, करते। फ्री नहीं होते ना उसके अंदर। इसमें फ्री होते ना फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एक वायर है, ठीक है ना, ये वायर है, सपोज किसका वायर है? गोल्ड का है, किसी का भी ले लो, आयरन का, ठीक है। तो इनके एटम्स होते हैं, जैसे आयरन लोहे की कोई चीज है, तो सपोज ये लोहा है, तो ये लोहे के बहुत सारे एटम्स है। एटम इतने छोटे होते हैं कि अपन को दिखाई भी नहीं देते। जो एटम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो अपन को दिखाई भी नहीं देते अपनी आंखों से, तो अपन उनको देख ही नहीं सकते। तो ये लोहा है, ये बहुत सारे एटम से मिलके बना है, बहुत सारे एटम। अब आयरन के एक एटम के बारे में अपन, एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, ह्यूमन सेल से बने होते हैं, वैसे ये एटम से बने होते हैं। ऐसे ही एटम से बने होते हैं, राइट। अपन सेल से बने होते हैं, इसी तरह से ये लोग एटम से बने होते हैं। तो एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस अंदर तो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और जो बाहर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो जने रहते हैं। एक तो प्रोटॉन रहता है, चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन रहता है, इस पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कैसे? ये न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज नहीं होता, तो ये होता है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ये दोनों। ये एटम की स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं। तो ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ये दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इसी को बोलते हैं बस एटम। ये क्या होता है? एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है? एटम में ऐसा होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो जने रहते हैं इसके अंदर। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन, वो बताऊं कैसे घूमता है? शेल्स होती है। पहली शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ दो ही रह सकते हैं वाली के अंदर, ये गोल गोल इसको शेल बोलते हैं। तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन क्या? इसके अराउंड ये घूमते हैं। हाँ, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ये, न्यूक्लियस के चारों तरफ। फिर ये दूसरी शेल, इसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभिमन्यु। 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रह सकते इसके अंदर। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे तीसरी शेल है, इसके अंदर ऐसा आता है, लेकिन सपोज इसके अंदर सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे जितना जो नंबर होता है ना, जैसे आयरन है, तो आयरन का जो नंबर होगा, सपोज 11 नंबर है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होते हैं सबके, टेबल याद करोगे तुम पूरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सपोज आयरन का सपोज जैसे 11 है। हाँ, इनकी थर्ड जो लेयर होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से लिखा होता है। हाँ, नहीं, टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 8 10 और
11 हो गए ना, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके पास, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसका एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो करंट ज्यादा जल्दी है ना नहीं कंडक्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें देखो 11 वाले में ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, अकेला है बेचारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अब जैसे ये 8 जन है ना, 8 को के 8 रहेंगे ना, तो ये स्टेबल रहेंगे, कहीं नहीं भटकेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे ये लोग। लेकिन ये यहाँ अकेला है तो ये भटकेगा, ये सोचेगा मैं किसी के पास ही चला जाऊं, मैं अकेला अकेला घूम रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, अकेला 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 अकेला। अगर टोटल 8 होते तो ये स्टेबल रहते हैं, स्टेबल मतलब ये लोग शांत रहते हैं, मतलब कहीं, जैसे ये 8 है तो ये 8 के 8 अपने चुपचाप घूमते रहेंगे, ये 2 है ये भी चुपचाप घूम, ना ये कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, और ना ये किसी को पकड़ के लाएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा इसमें घुसा भी नहीं सकते हो आप, है ना, और ये निकलेगा जाएगा भी नहीं है, ये नहीं जाएगा। यहाँ पे ये अकेला है। अब इसके पास दो चॉइस है, या तो ये किसी को ले आए अपने साथ में, ठीक है, अकेला अकेला बोर हो रहा है, या फिर ये किसी के साथ चला जाए। अब जो दूसरा एटम है वो भी तो ऐसे इजीली भेज देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो ऐसे इजीली भेजता नहीं है, ठीक है। ये अकेला है तो ये जा सकता है। सपोज किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो थोड़ी भेजेगा अपने इलेक्ट्रॉन, वो तो चाहेगा कि एक आ जाए, मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा, 8 जने पूरे हो जाएंगे मेरे अंदर, तो वो नहीं भेजेगा। तो जैसे किसी के में एक है या किसी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको। क्या कह रहे हो? थर्ड लेयर होती है, इसमें भी 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। थर्ड लेयर के अंदर 8 होता है या 16 होता है, वो बुक में आएगा ना, मैं उस टाइम पढ़ा दूंगी, केमिस्ट्री के अंदर है। अभी तो नहीं, हमारे 9th क्लास में आएगा शायद वो, या इस क्लास में है क्या एटम की स्ट्रक्चर की? हाँ तो इस क्लास में नहीं है, तो 9th में है वो। तो इस उसके अंदर सारी स्ट्रक्चर आ जाएंगी, उसमें सारे ऐसे आएगा, हर हर एटम का उसमें समझाया होगा इस तरीके से। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसे इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री है, ये अकेला है, ये फ्री है, ये इधर उधर डोलेगा, इधर उधर घूमेगा, ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास, जिस जैसे आयरन के, सपोज आयरन के हर शेल में एक एक फ्री, हर एटम में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये लोग पता क्या करते हैं फिर, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, देखो ये जैसे आयरन का नहीं सॉरी, कॉपर का वायर है, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर का वायर होता है ना अपना, कॉपर का वायर है, ठीक है, इसमें यहाँ पे लगा दी मैंने बैटरी, मैंने यहाँ पे लगा दी बैटरी। ये होता है प्लस, पूरा पढ़ोगे तुम आगे, चिंता मत करो, हायर क्लासेस में सब आ जाएगा। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो क्या होता है अभिमन्यु, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन बताओ प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वो होता है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव इसके पास होता है, तो ये प्लस के पास में अट्रैक्ट होता है, तो सारे इधर भागने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, ये कॉपर का वायर बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, तो उसमें अगर सबकी शेल में एक ही होगा कॉपर के एटम्स में, तो सारे इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करते हैं इस तरफ, और जब ये सारे इस तरफ भागते हैं तो फिर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट किस तरफ फ्लो होता है, करंट इस तरफ फ्लो होता है, करंट यहाँ प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाता है करंट। इलेक्ट्रॉन मम्मी इधर यहाँ से ऐसे भागेंगे। हाँ मैम ये प्लस की तरफ भाग रहे हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ से क्यों कंडक्ट ये फ्लो करेगी? ऐसे होता है कि ये जिस तरफ भागेंगे ना उसकी उल्टी तरफ करंट पैदा होता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट तरफ जाएगा, करंट इस तरह से ट्रेवल करता है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, हमेशा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऑपोजिट में करंट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ये पूरा तुम पढ़ लोगे उसमें, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी आ जाएगा, हायर में आ जाएगा ऐसा। मिटा दूं इसको? यस मैम। कोई रब कर देते हैं। ये क्या आगे बढ़ते हैं अपन। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो फिर करंट पास नहीं हो पाता उनमें से, मतलब करंट चलता ही नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उसकी चलने की वजह से ही तो करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना तभी करंट पैदा होता है। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं अपने,
अपने अपने जगह पे बंधे हुए हैं सबके सब, फ्री कोई है ही नहीं, तो फिर वो करंट फ्लो ही नहीं करेगा मटेरियल में से। तो डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा डिस्टिल्ड वाटर। तो क्या करा फिर इन्होंने, सॉल्ट नाउ डिजोल्व अ पिंच, पिंच मतलब होता है चुटकी, जो अपन थम और अपनी जो फोर फिंगर होती है दोनों को मिला के चुटकी से उठा के नमक डालते कि एक चुटकी नमक देना, कि गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Now dissolve a pinch of common salt in distilled water। अब distilled water में प्योर पानी के अंदर common salt की एक चुटकी डाल दी, ठीक है। Again टेस्ट, वापस से टेस्ट करो। What do you conclude this time? तो आप क्या conclude करोगे, मतलब क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो क्या इस टाइम इस बार पास होगा, क्योंकि सॉल्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्री आए। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution, तो salt solution बन जाएगा। This is a conductor of electricity। तो salt solution क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नमक अगर पानी में होगा, जैसे समुद्र का जो पानी है नमकीन होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम, ये कितना पढ़ेंगे आज, रुको बस इसको। एंड डिस्टिल्ड वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता ना, वो नहीं करेगा, बस ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सच एज टैप, जो पानी हमें नल से मिलता है, हैंड पंप से मिलता है, कुएं से मिलता है, एंड पॉन्ड्स और तालाब, इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफी चीजें डिसॉल्व हो जाती है, मिनरल और सॉइल के थ्रू, सॉइल के अंदर काफी चीजें होती है ना, तो वो सब आयंस तो सब डिसॉल्व हो जाते हैं, तो प्योर नहीं रहता पानी बिल्कुल। तो इट में कंटेन सेवरल, ये देखो आ गया इसके अंदर, सेवरल सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, इस पानी में बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नेचुरल, ये जो मिनरल सॉल्ट होते हैं, ये प्रेजेंट होते ही हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। तो दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट, डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट नहीं होता है, तो इज अ पुअर कंडक्टर, तो इसलिए डिस्टिल्ड वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये आगे का हम करेंगे, ठीक है अभिमन्यु। चलेंगे ये।